अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और आज हम बात करेंगे फॉरेन रेमिटेंस, वो पैसे जो पाकिस्तान से बाहर से भेजे जाते हैं, पाकिस्तान से बाहर से आते हैं, आया वो टैक्सेबल है या वो टैक्स एग्जेम्प्ट है पाकिस्तान में, और इसकी टैक्सेशन शुरू से जब से पाकिस्तान 1947 से कैसी रही है, आजकल क्या हो रहा है। और बहुत सारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज हैं जिनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती है फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से। तो उन सारी चीज़ों को समझाने के लिए हमने ये प्रेजेंटेशन तैयार की है। ये टैक्स ईयर 2022 के हवाले से आपको बताया जा रहा है, तो इसलिए अगर आप ये वीडियो 30 जून 2022 के बाद देख रहे हैं तो हो सकता है कुछ और चेंजेस हो गई हो, लेकिन जनरली हम पिछले 75 ईयर्स से जो टैक्सेशन का सिस्टम फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से रहा है उस पर बात करेंगे। और इस प्रेजेंटेशन में हम सर्कुलर नंबर 5 ऑफ 2022, जिसका टेक्निकल नाम आप देख रहे हैं CN नंबर 6 IR ऑपरेशन 2021 अगस्त 3 2021 को ये सर्कुलर इशू है। और इस सर्कुलर में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसकी समरी हम आपके सामने पेश करें, ताकि आपको क्लियर हो कि फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, नॉन टैक्सेबल है, क्या सिचुएशन है। जैसे आप देखें, पाकिस्तान उन टॉप मुल्कों में आता है जहां बाहर मुल्कों से पैसे भेजे जाते हैं, और इंडिया चाइना टॉप पे है, तो छठे नंबर पे पाकिस्तान है। और ये 2020 के हिसाब से बताया गया है 26.1 मिलियन डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान में 2020 में आए थे, और डेफिनेटली 2021 में इससे ज़्यादा आए। तो इसीलिए चूँकि पाकिस्तान की इकॉनमी का एक मेजर हिस्सा फॉरेन रेमिटेंस है, तो टैक्स पॉलिसी और टैक्स लॉ के हवाले से हम देखेंगे, ख़ास तौर पे 1970 से जब से मिडल ईस्ट में बहुत सारे पाकिस्तानी गए और उन्होंने पाकिस्तान पैसा भेजना शुरू किया। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ये है सारे सिनेरियो का कि पाकिस्तान बनने से पहले इनकम टैक्स एक्ट 1922 का कानून था जो चल रहा था, और उसका सेक्शन 4 था जिसमें फॉरेन रेमिटेंस को पर टैक्स लग जाता था अगर आप वो मुल्क के अंदर, और यहाँ मुल्क से मुराद यूनाइटेड इंडिया था, यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जब एक मुल्क था, तो जब आप इंडिया में लाते थे अदर देन बैंकिंग चैनल पैसा, और वो टैक्स वालों को पता चलता था, तो वो उस फॉरेन रेमिटेंस को टैक्सेबल कर देते थे। फिर जब 1947 में इंडिपेंडेंस मिली पाकिस्तान को, तो डेफिनेटली पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और उस वक्त के हिसाब से फॉरेन एक्सचेंज एक्ट 1947 भी बना, जिसका मकसद था कि मुल्क में पैसों का आने जाने को कंट्रोल किया जाए। लेकिन फॉरेन रेमिटेंस को टैक्स एग्जेम्पशन दे दी गई थी, और इन अदर बैंकिंग चैनल अंडर वाज गिवन फ्रॉम 1947 में उसको एग्जेम्पशन मिल गई थी कि टैक्स एग्जेम्पशन थी आपको अगर आप फॉरेन रेमिटेंस मंगाते, अगर वो बैंकिंग चैनल से ना भी आता तब भी आप पाकिस्तान में ला सकते थे उसको, और उस पर टैक्स ना लगता। और ये जो सारा बात हम कर रहे हैं कि क्यों नहीं पाकिस्तान में टैक्स जो है इस पे लगता है, उसकी वजह ये है फॉरेन एक्सचेंज पे, वो ये है कि कोई शख्स भी अपनी इनकम, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी पाकिस्तान में हूँ, आप भी पाकिस्तान में, और मैं आपको कोई चीज़ बेचता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि मुझे पैसे ऐसे करें बाहर से भेज दे, और मैं ये शो करूँगा कि ये फॉरेन रेमिटेंस हुई है मेरे भाई की तरफ से, और मैं टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम कर लूँगा। तो टैक्स बचाने का सबसे आसान तरीका है कि पैसे आप बाहर मुल्क से मंगा लें और कहें कि मुझे फैमिली रेमिटेंस हुई है, मेरे भाई ने, फादर ने या फैमिली ने पैसे भेजे। तो टैक्स छुपाने का सबसे आसान तरीका, चूँकि फॉरेन रेमिटेंस है, तो फॉरेन रेमिटेंस पर काफ़ी नज़र रखी गई है, और अभी आप देखेंगे आगे कि कैसे कैसे मुख्तलिफ टाइमों पे इस पर टैक्स किया गया। तो जब इंडिपेंडेंस हुई तो चूँकि फॉरेन एक्सचेंज चाहिए थी, तो टैक्स को छोड़ दिया गया, टैक्स छूट दे दी गई, टैक्स एग्जेम्पशन, और कहा गया कि जो भी लाएगा 1956 तक
ये एग्जम्पशन दी गई। उसके बाद टैक्स ईयर 1957 ऑनवर्ड्स सर्कुलर 7 इशू हुआ और उन्होंने कहा जी कंसेशन मिलेगी, लेकिन रिमिटेंस को मिलेगी जो पैसे बाहर से आएंगे और नॉर्मल बैंकिंग चैनल से आएंगे और फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल का हिस्सा बनेंगे। यानी जैसे 1947 से पहले का सिलसिला था कि जो फॉरेन रिमिटेंस बाहर से आएगी वो तो टैक्सेबल नहीं होगी और हम मान लेंगे कि ये आपको बाहर से पैसे भेजेंगे। अगर अदर देन बैंकिंग चैनल है, आप कहते हैं कि ये पैसे मुझे किसी ने ला के दिए, मेरे गेस्ट थे, वो आए $1000 उस ज़माने के हिसाब से या $500, तो वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि हो सकता है आपने अपनी कमाई को डॉलर में या पाउंड में कन्वर्ट कर दिया और आप कह रहे हो फॉरेन रिमिटेंस है, जबकि वो आपने अपने बिजनेस से, सैलरी से या किसी तरीके से भी टैक्स छुपाने की नीयत से आपने किए हो। फिर टैक्स ईयर 1960, और याद रखिए यहाँ पहले तो टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये 2001 में आया, लेकिन प्रेजेंटेशन को स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए, समझाने के लिए सपोज आप ये समझ सकते हैं कि 1960 में फिर इस कंसेशन को मज़ीद नैरो डाउन कर दिया गया। कहा गया कि वो इनकम जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी भेजते हैं और वो भी बैंकिंग चैनल के थ्रू, उन पर तो टैक्स नहीं लगाया जाएगा और समझा जाएगा कि जी ये फॉरेन रिमिटेंस है। उसके अलावा अगर आप कोई पैसे क्लेम करेंगे लेकिन वो बैंकिंग चैनल से नहीं आए होंगे तो टैक्सेबल हो जाएंगे 1960 ऑनवर्ड। तो इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मुल्क स्टेबल होता गया तो बाहर से आने वाले पैसों का टैक्सेशन होती गई। ठीक है जी। तो ये तो थी इनकम टैक्स एक्ट 1922। फिर आगे 1970s और उसमें ये जो कंसेशन अवेलेबल थी, ये एग्जेम्पशन जो अवेलेबल थी, इसको एक्सपैंड किया गया और 1972 में ये कहा गया कि अगर आप बाहर से पैसे भेज रहे हैं और उसका मकसद है कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई जाए, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, तो वो पैसे भी टैक्स फ्री हैं। और फिर 1973 में ये जो सेक्शन 4 था जो फॉरेन रिमिटेंस को टैक्सेबल बनाता था, ऐसी फॉरेन रिमिटेंस जो अदर देन बैंकिंग चैनल से आया था उसको डिलीट ही कर दिया। फिर 70s और 80s में उस वक्त होता था सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, CBR, FBR से पहले, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर अप्रोच ली फॉरेन रिमिटेंस के लिए। उन्होंने ना तो उसको टैक्स लगाया, और अगर आपके पास कोई एसेट आता था या कोई आप एक्सपेंडिचर करते थे, आप कोई इन्वेस्टमेंट करते थे, आप कोई फैक्ट्री लगाते थे और वो अगर टैक्स वाले आपसे पूछते थे ये पैसे कहाँ से आए, यानी आपने कोई परचेज ऑफ एसेट किया, कोई बड़ा एक्सपेंडिचर किया, इन्वेस्टमेंट की, तो वो जो है कहते थे, आप कह सकते थे जी मेरे पास फॉरेन रिमिटेंस थी और उसका डॉक्यूमेंट दिखा देते एज सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वो आगे आपको नहीं कुछ पूछते या वो इस चीज़ को आपकी इनकम ना कंसिडर करते और उस पर टैक्स ना लगाते। क्योंकि मेन बात ये है कि इनकम जो है वो फॉरेन रिमिटेंस कब इनकम बन जाती है और कब इनकम टैक्स लॉ के मुताबिक टैक्सेबल हो जाती है, ये बस आपने देखना। तो ये तो बात हो रही थी 1970s और 80s की। उसके बाद 1990s में ये जो कानून है ये है दी पेरा 1992 लॉ, PERA से बनता है, प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992। और आप देखेंगे कि इनकम टैक्स का कानून 1922 का था जिस पर अभी तक हम बात कर रहे थे, और ये एक और कानून है जिस पर हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 में आया, यानी पाकिस्तान का अपना टैक्स लॉ जो है वो 1979 में आया, और बेसिकली 1922 से लेके 1979 तक बहुत सारी अमेंडमेंट्स जैसे टैक्स लॉ में होती है। 71 अमेंडमेंट एक्ट, जिस तरह अभी भी फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट आया है 2022, तो उसकी वजह से 1922 का जो एक्ट है वो बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया और पुराना कानून था, तो बहुत सारी इनकम्स जो हैं वो टैक्स से बची जा रही थी। तो फिर उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक साहब की डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979, और वो पाकिस्तान का पहला टैक्स लॉ बना। तो अभी आपने पेरा के कानून को देखा है 1992 वाला, लेकिन इससे पहले कि हम उस पर बात करें, हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो चेंज आया वो 1979 के कानून में चेंज आया, और एक तरह से 1980 से ये कानून जो है फिर इम्प्लीमेंट हो गया। और इसके हिसाब से इसका
1922 का जो इनकम टैक्स का कानून था उससे मिलता जुलता था, लेकिन ऑब्वियसली इसमें इम्प्रूवमेंट्स थी और सिंपल करने की कोशिश की गई थी। और फिर जो है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम देखेंगे प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992, और बेसिकली उसमें जो इम्पोर्टेंट बात की गई यहाँ पे आपको जैसे पता है कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में भी और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 जो इससे पहले का लॉ था उसमें सेकंड शेड्यूल था जिसमें सारी एग्जेम्पशंस दी गई थी, और वहाँ पे इस सर्कुलर के SRO के थ्रू 219 के तहत मार्च 16 1991 को एक तरह से एमनेस्टी दी गई एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को। कोई भी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थी उसको एक तरह से टैक्स से छूट दे देगी। अब मैं चाहूँगा कि आप जो है क्या कहते हैं ये खुद से एक नज़र देखें कि ये कानून यानी कि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस आप नहीं देख रहे 1979, बल्कि आप जो है प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट 1992 देख रहे हैं, जिसका फोकस फॉरेन करेंसी पे था। अगर आप देखें तो यहाँ फॉरेन करेंसी आपको नजर आ रही है सेक्शन 4, 5 इसमें जो है उन्होंने कहा कि सारे जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं और उसके अलावा फॉरेनर्स भी जो पाकिस्तान में हों वो होल्ड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज, और उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा कोई भी पाकिस्तानी कोई भी किसी भी बैंक अकाउंट में जो स्टेट बैंक के साथ रजिस्टर्ड है वहाँ फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन कर सकेगा, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उनसे ये नहीं पूछेगा कि ये बताएं कि जी इस अकाउंट के अंदर जो पैसे हैं यानी जो डॉलर्स हैं, पाउंड है, वो आपने कैसे खरीदे। और उसके अलावा भी इसके अंदर इस तरह की चीज़ें थी कि जी बैंक्स भी आगे टैक्स वालों को नहीं बताएंगे अगर टैक्स वाले पूछेंगे भी कि इस बंदे के कितने डॉलर्स आपके पास पड़े। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जो टैक्स एग्जेम्पशंस टैक्स ईयर 1993 से लेके 2001 तक सारे पाकिस्तानियों को, चाहे वो रेजिडेंट थे, नॉन रेजिडेंट थे या फॉरेनर्स थे जो पाकिस्तान में थे, वो ब्रिंग यानी अपने साथ बाहर मुल्क से ला सकते थे जितने मर्जी डॉलर्स, पाउंड ले आए। डॉलर जब मैं कहता हूँ चूँकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करेंसी है तो उसके हिसाब से बाकी करेंसी समझ कोई भी करेंसी येन या कुछ भी ला सकते थे, होल्ड कर सकते थे, सेल कर सकते थे, ट्रांसफ़र कर सकते थे और मुल्क से बाहर भी ले जा सकते थे। और उनको फुल इम्यूनिटी थी कि उनसे ये नहीं पूछा जा सकता था कि ये फॉरेन एक्सचेंज जो है आपने इनकम कमाई, आपको गिफ्ट मिली, इनहेरिटेंस, ये बाहर मुल्क में आपने कमाई, पाकिस्तान में कमाई, यानी आपको एक तरह से फ्री फॉर ऑल। तो जब इतनी ज़्यादा आज़ादी दे दी जाती है तो उसके बाद फिर बहुत सारी एक तरह से एमनेस्टी मिल गई थी, और इसका पॉजिटिव यूज़ भी था। मतलब मुल्क के अंदर लोग अपनी इन्वेस्टमेंट डॉलर में रख सकते थे तो रुपये कम हो रहा था तो लोगों को अच्छा रिटर्न मिल रहा था डॉलर में। उसके अलावा जिन बच्चों ने बाहर जाना होता था वो ईजिली बाहर पढ़ने जाते थे, इसलिए बहुत सारे लोग बाहर मुल्क भी गए इस दौरान 90s में। लेकिन नुकसान ये हुआ कि जो लोग चोरी कर रहे थे, क्राइम कमिट कर रहे थे, करप्शन कर रहे थे, वाइट कॉलर क्राइम कर रहे थे, वो लोग भी फौरन उनकी कोशिश होती थी कि अगले दिन डॉलर या पाउंड में फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट कर लिया जाए। और फिर ऐसे लोग मुल्क से बाहर जाना शुरू हो गए जिसमें फैशन इंडस्ट्री के लोग भी थे और लोग भी थे जो अपने जो है सूटकेस में फॉरेन एक्सचेंज को रख के लेके जाते थे और लाखों करोड़ों रुपए के हिसाब से लेके जाते थे, और रुपए की वैल्यू कम होती गई जिसकी वजह से आम बंदा जिसके पास डॉलर नहीं है उसका नुकसान होता गया, और जो अमीर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर होते रहे। तो इस तरीके से एक खुली छूट थी कि आप मुल्क के अंदर इन और आउट डॉलर कर सकते थे इजीली, और इसका जो है फिर ऑब्वियसली नुकसान हुआ। फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आया जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया और उनकी डिक्टेटरशिप की हुकूमत स्टार्ट हुई 1999 में। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आया, उसमें एक सेक्शन डाला गया सेक्शन 1114। उसमें हुआ ये कि टैक्स ईयर 2002 से लेके आज तक, टैक्स ईयर 2022 में इस वक्त हम हैं, रेजिडेंट पाकिस्तानी इस पर पाबंदी लग गई कि ना तो आप ला सकते हैं, ना होल्ड कर सकते हैं,
ना ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज। और अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स 2018 में आपको याद होगा आई थी, और 19 में भी, जहां पे मौका दिया गया था रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट लोगों को कि आप अपने एसेट्स डिक्लेयर कर लें। उसमें फॉरेन करेंसी का अलग से सेक्शन था 2018 में, और 2019 में भी छूट थी इस चीज़ की। तो यहाँ तक तो जिन लोगों ने जमा किया था, घरों में जमा किया था, और क्राइम का पैसा, करप्शन का पैसा, उनको वाइट करने का मौका मिला। और जो रूल्स हैं वो सख्त हो गए रेजिडेंट लोगों के लिए, और 111 एक तरह से एक डेंजर जोन बन गया। 111 सेक्शन में जो है उसका ताल्लुक ये है कि अगर टैक्स वालों को, टैक्स अथॉरिटी को कोई पर्सन के एसेट्स के बारे में पता चले, या तो उसने अपनी टैक्स रिटर्न में खुद फाइल किए हों, या वो जो है किसी तरीके से ट्रांजैक्शन हुई हो उसके आईडी कार्ड पे, प्रॉपर्टी खरीदते हुए टैक्स कटा हो, या एसेट ट्रांसफ़र करते हुए टैक्स कटा हो, या और किसी तरीके से जो है उन्हें पता चलता है कि ये एसेट आपका है, ओनरशिप आपकी, तो और आप जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि आपने उस साल आपकी उतनी इनकम नहीं थी अपनी टैक्स रिटर्न में, या आप नॉन फाइलर थे, आपने इनकम बिल्कुल डिक्लेयर, तो वो अनएक्सप्लेन्ड इनकम और एसेट होगी, और वो आपकी इनकम कंसिडर होकर टैक्स होगी। उसमें सेक्शन 111 के अंदर एक छूट दी गई थी जो टैक्स ईयर 2018 तक थी, कि अगर आप कहें कि देखिए जी ये फॉरेन एक्सचेंज है जो मुझे बाहर से आया है, ये नॉर्मल बैंकिंग चैनल के थ्रू आया है, इस वक्त स्क्रीन पे ये जो आप 4 कंडीशन देख रहे हैं, और ये मैंने स्केड्यूल्ड बैंक में इनकैश किया, और ये इनकैशमेंट ऑफ डॉलर या फॉरेन करेंसी की इनकैशमेंट सर्टिफिकेट है, तो तब आपसे आगे मजीद नहीं पूछा जाएगा कि ये फॉरेन करेंसी आपने बाहर मुल्क में कैसे कमाया, आपने कैसे। तो इसको एक तरह से इजाज़त मिल गई थी कि आप अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी सपोज करें आप के नाम पर एक 5 करोड़ का घर निकल आता और आप नॉन फाइलर थे, तो फिर आप कहते सॉरी मैं फाइलिंग करना भूल गया, लेकिन ये 5 करोड़ जो है, ये 5 करोड़ के ये सर्टिफिकेट्स हैं जो फॉरेन रिमिटेंस को शो कर रहे हैं, और वो लोग फिर टैक्स वाले आगे ना बढ़ पाते क्योंकि सेक्शन 111 के सब सेक्शन 4 में ये पाबंदी उन पे लगा दी गई थी कि अगर कोई फॉरेन रिमिटेंस जो बैंकिंग चैनल से आया हो और उसका सर्टिफिकेट वो प्रोड्यूस कर ले, तो फिर आप समझ सकते हैं सर्टिफिकेट की कितनी इम्पोर्टेंस हो गई थी, क्योंकि ये अरबों रुपए को, यानी ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए काम था। जेन्युइन टैक्स पेयर को तो हेल्पफुल था, लेकिन वो लोग जो ब्लैक मनी रखते थे उनके लिए ये बड़ा हेल्पफुल था, जैसे प्राइस बॉन्ड्स थे। तो इस हवाले से फिर टैक्स ईयर 2019 में इस लिमिट को कह दिया गया कि अब आप फॉरेन एक्सचेंज दिखा सकते हैं 10 मिलियन पाक रुपीस के बराबर, तो डॉलर है या पाउंड है या यन है, तो उतने ही दिखा सकते हैं जितने 10 मिलियन। तो 10 मिलियन का मतलब है 1 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी को आप जस्टिफाई कर सकते हैं। और फिर जो है टैक्स ईयर 2020 में और 2022 आजकल जो कानून है वो ये है कि 5 मिलियन यानी 50 लाख तक जो है, बशर्ते कि वो फॉरेन एक्सचेंज आया हो, बैंकिंग चैनल के थ्रू आया और अफेक्ट किया। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि FBI लूजेस इट्स टेम्पर फाइनली, यानी कि FBI ने बहुत अलाउ कर दिया कि जिसको भी वो पकड़ते थे टैक्स कि ये टैक्स चोरी कर रहा है, इसके पास एसेट्स हैं और इसने अपनी इनकम नहीं शो की, तो कह देता था जी ये फॉरेन रिमिटेंस है। और उन्होंने इतनी सख्ती शुरू की कि उन्होंने जो है इस चीज़ को स्ट्रिक्टली जो है ना, यानी कि अप्लाई, ये लिमिट्स तो वही है, यानी ये स्लाइड वही है जो आप देख रहे हैं, और इसमें टैक्स ईयर अब 2022 में 5 मिलियन की लिमिट है, लेकिन उन्होंने ये जो 4 कंडीशंस थी इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया। और वो लोग जो वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, जो मनी सर्विस बिजनेसेस हैं या एक्सचेंज कंपनीज हैं, मनी ट्रांसफ़र ऑपरेटर्स हैं, उनको जो है ना बैंकिंग चैनल का कहा कि ये बैंकिंग चैनल नहीं है, और ये चूंकि बैंकिंग चैनल नहीं है तो कोई बंदा भी अगर वेस्टर्न यूनियन की 50 लाख की स्लिप दिखाता है कि जी ये पैसे मुझे बाहर से आए, तो वो इसको अनएक्सप्लेन्ड इनकम करके उस पर टैक्स लगा रहे थे। तो ये जेन्युइन टैक्स पेयर के लिए फिर प्रॉब्लम हो गया। और फिर आपको पता है टैक्स दोस्ती में हम जेन्युइन टैक्स पेयर के राइट्स के लिए सारा कुछ करते हैं, प्रेजेंटेशन भी इसलिए बनी है। आप इसको यूट्यूब चैनल पे भी देख रहे हैं और हमारे taxdosti.com पेज पे भी देख रहे हैं, और इस पे हम बात करते रहेंगे क्योंकि इसका इंटरेस्ट है। हमारे तकरीबन 1 करोड़ के करीब नॉन रेजिडेंट लोग हैं जो डेफिनेटली पैसे भेजते हैं, मेजॉरिटी लोग।
तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने FBI ने पूछा, बहुत सारे नॉन रेजिडेंट लोगों ने पूछा, गवर्नमेंट ने भी स्टेट बैंक से पूछा। तो स्टेट बैंक ने कहा कि जी हम फ्रंट लाइन रेगुलेटर हैं फॉरेन एक्सचेंज करेंसी की पाकिस्तान, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि फॉरेन एक्सचेंज एक्ट जो है 1947 का, जिससे पैसों का छापना और फॉरेन करेंसी का इन और आउट होना पाकिस्तान में, वो स्टेट बैंक कंट्रोल करता है। तो स्टेट बैंक ने कहा कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज अमाउंट होती है, यानी ये जो 4 कंडीशंस हैं, ये जो शख्स भी बाहर से पैसे भेज रहा है वो लाजमन पूरी कर रहा है। कैसे पूरी कर रहा है? वो जो होम रेमिटेंस होती है वो मनी एक्सचेंज कंपनीज हो गई या मनी सर्विसेज बिजनेस जो हो गई वो रिसीव करती हैं। यानी कि ये उनके फेवर में उन्होंने व्यू दिया कि सिर्फ बैंक्स नहीं, मतलब ऑब्वियसली अगर HBL, और प्रॉब्लम ये है कि अभी तक पाकिस्तान के जो बैंक्स हैं वो और मुल्कों में नहीं हुए हैं। अभी चाइना में हबीब बैंक हुआ है, नेशनल बैंक US वगैरह में है, लेकिन पाकिस्तान के बैंक्स दुनिया के बहुत थोड़े मुल्कों में हैं। तो जाहिर बात है उस कमी को तो पूरी करना है। मेजॉरिटी शहर जो हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, वहाँ पाकिस्तानी बैंक्स नहीं हैं, तो वहाँ पे ये मनी सर्विसेज बिजनेसेस और एक्सचेंज कंपनीज, यानी कि मनीग्राम हो गया, रिया फ्रांस हो गया और वेस्टर्न यूनियन हो गया, ये सारे जो है ना इस तरह रेमिटेंस करते हैं कि ये आप इनको वहाँ के करेंसी देते हैं और ये फॉरेन करेंसी आप उनको देते हैं, फिर वो रिमिट करते हैं आउटसाइड पाकिस्तान से और उनका बैंक्स के साथ ताल्लुक होता है। पाकिस्तानी बैंक्स जो हैं उन पैसों को रिसीव करके अपने नॉस्ट्रो अकाउंट्स में रखते हैं, NOSTRO नॉस्ट्रो अकाउंट्स में, और जो है जो उन बैंक्स के साथ उनकी डीलिंग होती है, वेस्टर्न यूनियन का नॉस्ट्रो अकाउंट पाकिस्तानी बैंकों के साथ होता है। फिर वो जो अमाउंट इन कैश होती है वो फॉरेन एक्सचेंज सरेंडर होता है, इंटर बैंक मार्केट रेट के हिसाब से उसको कन्वर्ट किया जाता है रुपीस में, और फिर आखिर में एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है जो इनकैशमेंट सर्टिफिकेट होता है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये जो रेट है उसको लेके FBI वालों ने रिसेंटली बहुत सारे केसेस में कहा है कि जी ये जो इनकैशमेंट सर्टिफिकेट है इसमें तो रेट ही नहीं शो हो रहा, तो कैसे पता है कि ये फॉरेन रिमिटेंस है? तो स्टेट बैंक का जवाब ये है कि ये जो सर्टिफिकेट हमने इनवर्ड होम रिमिटेंस का इशू किया है वो ये प्रूफ है कि एक्सचेंज कंपनीज ने हमारे बैंक्स के साथ पाकिस्तान में अकाउंट्स रुपीस में मेंटेन किए हैं, और वो पैसे जब आप कोई भी नॉन रेजिडेंट पर्सन या फॉरेनर पैसे भेजता है तो वो इसी चैनल के थ्रू आते हैं और वो बैंक पाकिस्तानी बैंक्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। पाकिस्तानी बैंक्स में जो नॉस्ट्रो अकाउंट्स होते हैं वो बैंकिंग चैनल ही है, और वो उस पैसे का मनी ट्रेल है। और आपने भेजे, एक्सचेंज कंपनी ने रिसीव किए, एक्सचेंज कंपनी ने निगोशिएट करके पाकिस्तानी बैंक्स को दिए, पाकिस्तानी बैंक्स के अंदर जो उनके अकाउंट्स हैं वहाँ से आपकी फैमिली ने या आपने खुद ने, अगर आपने अपने आप अकाउंट में भेजे हैं और आप पाकिस्तान वापस आए हैं तो आपने विड्रॉ किए, तो ये बैंकिंग चैनल है। इससे ज़्यादा बैंकिंग चैनल क्या होता है? क्योंकि मनी ट्रेल कहीं टूटा नहीं है, कहीं पे कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुई। और बहुत सारे नॉन रेजिडेंट्स हैं जिनसे हमारी बात होती है, अब वो हमें बताते हैं आजकल कि वो अपने वहाँ के बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र करते हैं, और उसके अलावा रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो तो डायरेक्ट एक बैंक अकाउंट है जो आप स्टेट बैंक के थ्रू किसी भी बैंक अल-फलाह है, UBL है, इनके साथ ओपन करते हैं, तो वो तो फिर डायरेक्ट बैंकिंग आप कर रहे हैं, आप उधर ही डिजिटली वो पैसे दे रहे हैं अपने उस मुल्क के जिस शहर में आप रह रहे हैं वहाँ से आप UBL वगैरह के डिजिटल अकाउंट में भेज रहे हैं, और वो पैसे यहाँ पे आपको रिसीव हो रहे हैं, और जैज़ कैश और इजी पैसा वगैरह भी है। तो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी इनोवेशन हुई है और उस इनोवेशन का फ़ायदा हुआ है। अब ये लॉ की रिक्वायरमेंट हुई है कि नहीं, तो इस प्रेजेंटेशन को आपने देखा, थैंक यू वेरी मच। और फाइनल डिसीजन जो इस सर्कुलर में 31 अगस्त 2021 को FBI ने लिया, वो ये लिया कि जो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ थी कि जी उसको बैंक ही होना चाहिए थ्रू आउट, यानी कि जहाँ पैसे भेजने के टाइम से लेकर रिसीव करने तक पाकिस्तानी बैंक ही होना चाहिए, उस इंटरप्रिटेशन को रिलैक्स किया गया। और अगर कानून में भी अब ये बात लिख दी गई है और सर्कुलर भी एक बेनिफिशियल सर्कुलर है, तो सारे जो
कमिश्नर्स हैं, कमिश्नर अपील हैं और सारे जो FBR के अंडर जो अथॉरिटीज़ हैं और ऑफिसर्स हैं, उनको अब ये फॉलो करना है कि जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे जो हैं उन्होंने देखना है कि अगर वो एक्सचेंज कंपनीज की हेल्प ली गई है और डॉक्यूमेंटेशन पूरी और वो शख्स क्लियरली अपना नाम और मनी ट्रेल शो कर रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि ये बैंकिंग चैनल के थ्रू है और 50 लाख 5 मिलियन की हद तक वो जस्टिफाई कर सकता है। लेकिन सिर्फ 111 की बात नहीं है। अगर आप देखें तो फॉरेन रेमिटेंस जो है वो एक इनकम नहीं है, बल्कि एक वो वेल्थ स्टेटमेंट आइटम है। और अगर आप रिसीव कर रहे हैं एज ए रेजिडेंट पर्सन, तो आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में फॉरेन रेमिटेंस इनफ्लो शो करेंगे और वो जो इनफ्लो शो करेंगे उसके बैक पे वो सारी डॉक्यूमेंटेशन होगी, इंक्लूडिंग बैंक स्टेटमेंट, जो आपके पैसे बैंक में आए और उससे पीछे वो मनी एक्सचेंज और उससे भेजने वाले। और आप अगर पाकिस्तान अब आ गए, अब रेजिडेंट हो गए और वो पैसे आपने भेजे थे वहाँ से, तो वो जो सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने की थी भेजते हुए, तब भी जो है ना ये पैसे इनकम नहीं। और बहुत सारे कंसल्टेंट्स जो इतने प्रोफेशनल नहीं है वो इसको फॉरेन सोर्स इनकम में प्रीवियस ईयर्स में डिक्लेयर करते रहे। तो अगर आपकी रिटर्न में भी ये फॉरेन रेमिटेंस जो आपने फैमिली रेमिटेंस की है वो ऐसा शो हुआ है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे थे टैक्स दोस्ती वीडियोस और taxdosti.com पर हम आपको वेलकम करते हैं कि आप आएँ और मेंबर बने, क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, नॉन रेजिडेंट्स के भी ग्रुप हैं जहाँ पे ये वीडियो भी होगी और डिस्कशन भी फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि हर एक शख्स के डिफरेंट सिनेरियो होता है। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर वगैरह है और फिर कंसल्टिंग सर्विसेज वगैरह हैं। तो मकसद ये है कि लॉ जो है वो लॉजिक पे बेस्ड होता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ट्रांजैक्शन कर ली है, अब उनको तो चेंज नहीं किया जा सकता प्रीवियस ईयर्स में, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग टैक्स रिटर्न के अंदर बेहतर की जा सकती है, अपनी रिटर्न रिवाइज की जा सकती है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव कर सकते हैं। कम से कम सॉफ्ट कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए सारी ट्रांजैक्शंस की, खासतौर पे लाखों में करोड़ों में अगर आपने पैसे भेजे हैं और उससे आगे एसेट्स या किए हैं, या आपने बेशक बिजली के बिल और एजुकेशन एक्सपेंसेस और डे टू डे जो अपने पेरेंट्स के या बहन भाइयों की या फैमिली के खर्चे पे किए, तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है। तो सब आपने किए हैं और अगर आपको फिर आगे रेंट आ रहा है, सब कुछ भी आ रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है ना आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए। और वो एसेट्स जिन पर फिर मज़ीद आपने फिर पाकिस्तान में आपको इनकम आई है, वो उस पर आपने फिर टैक्स डेफिनेटली देना है। फॉरेन रिमिटेंस तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन उससे अगर आप प्रॉपर्टी लेके उस प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर देते तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पे टैक्स है और फिर आपने उसको अपने रेलेवेंट टैक्स ईयर में पे करनी है। तो आई होप कि प्रेजेंटेशन जहाँ फॉरेन रेमिटेंस की हमने आपको एक 75 ईयर्स का एक स्नैपशॉट दिया टैक्सेशन के हवाले से और बैंकिंग के हवाले से, आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।